माँ बाप को सपने दिखाकर उस वादे को ना तोड़ देना। निकल पड़े हो मंजिल की तलाश में तो उसे आधे पर ना छोड़ देना। खफा हो लोग तुमसे या तुम लोगों से, ऐसी नौबत आने से पहले ही अपने आप को रोक लेना। कुछ लोग तुम्हें प्यार करे या नफरत जरूरी नहीं है, पर अपने आप को इग्नोर होने से रोक लेना। तो आइए समझते हैं आज कि आखिर फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए, फसल के क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आखिर कौन कौन सा ऐसा साइंटिफिक मेथड है जिससे का अप्लाई करके कोई किसान अपने फसल का पैदावार को बढ़ा सकता है। तो साइंटिफिक तरीका 3 है जिससे अप्लाई करके कोई किसान अपना फसल के प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। पहला, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्या बोला मैंने? क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। दूसरा पढ़ेंगे क्रॉप वैरायटी मैनेजमेंट, और तीसरा प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप, यानी कि क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ये 3 मैनेजमेंट का इस्तेमाल करके किसान अपने फसल को, प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। तो आइए समझते हैं पहला, है ना, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो भाई जैसे कि किसी भी चीज के ग्रोथ के लिए, है ना, उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स में, उसके अलग अलग जो पहलू हैं उसमें ध्यान देना होता है। तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट मतलब क्रॉप के फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए, है ना, पहला न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना पड़ता है, दूसरा इरिगेशन करना पड़ता है, और तीसरा क्रॉप का किस पैटर्न पे लगाना है, किस पैटर्न पे, है ना, क्रॉप को लगाया जाए, है ना, क्रॉपिंग पैटर्न, ये जो है ना सो अहम भूमिका निभाता है। तो सबसे पहले बात समझते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में। इसके अंदर पहले समझते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या होता है। तो न्यूट्रिएंट के मैनेजमेंट का मतलब ये सिर्फ है कि क्रॉप है, जो फसल है ना, उसको कौन सा न्यूट्रिएंट कब, है ना, और कितना मात्रा में देना है, ये रिलेटेड है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट से। और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को समझने के लिए हम समझाते हैं आपको सबसे पहले कि क्या होता है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्व, और पोषक तत्व मतलब, है ना, वो सब्सटेंस, है ना, वो सब्सटेंस जो प्लांट को उसके ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, है ना, बॉडी के रिपेयर के लिए जरूरी होता है। द सब्सटेंस विच आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट, दिस इज नोन एज न्यूट्रिएंट। और टोटल जो न्यूट्रिएंट होता है वो होता है 16। जो प्लांट को आवश्यक होता है वो न्यूट्रिएंट कितना होता है? 16। और 16 में से एयर से 2 न्यूट्रिएंट मिलता है। एयर से क्या मिलता है? एयर से मिलता है उसको, है ना, कार्बन, और उसको मिलता है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। क्या मिलता है? नाइट्रोजन। वाटर से उसको मिलता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। बाकी सभी सॉइल से मिलता है। क्या क्या कॉम्पोनेंट मिलता है सॉइल से? है ना, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, है ना, मैग्नीज, फास्फोरस, ये सभी चीजें जो है ना उसको मिलता है सॉइल से। अब इस बेसिस पर कि प्लांट को कितना मात्रा में कौन सा न्यूट्रिएंट जरूरी होता है, इसका 2 टाइप है। तो न्यूट्रिएंट जो है ना सो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक को बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरे को बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। MICRO, माइक्रो, और न्यूट्रिएंट। और एक होता है MSCRO, मैक्रो, है ना, न्यूट्रिएंट।
और ये क्या होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट? तो माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब है ना वो न्यूट्रिएंट जो प्लांट को है ना कम मात्रा में, मतलब कम मात्रा में आवश्यक होता है, उसको बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। और वो न्यूट्रिएंट जो प्लांट को ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है वो प्लांट के है ना जो एंजाइम होता है उसके फंक्शनिंग में, उसके काम करने में हेल्प करता है। और जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है, वो प्लांट के ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। मैं साथ ही साथ बता दूं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होता है ना सो इतना कम होता है कि जो ड्राई मैटर है उसमें 1 ग्राम में है ना 1 मिलीग्राम से भी कम यदि न्यूट्रिएंट जरूरी होगा है ना तो उसको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। और 1 ग्राम यदि कोई सब्सटेंस है उसमें से 1 मिलीग्राम से ज्यादा न्यूट्रिएंट की यदि आवश्यकता होगा उस प्लांट को, उसको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो उम्मीद है ना ये न्यूट्रिएंट के बारे में समझ में आया होगा, है ना। हम लोग आगे चलते हैं कि क्या होता है इरिगेशन। क्या होता है इरिगेशन? क्योंकि क्रॉपिंग पैटर्न में क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के लिए जरूरी क्या है? इरिगेशन भी बहुत जरूरी है जो आपको समझाए। तो इरिगेशन, उसके बाद चलेंगे क्रॉपिंग पैटर्न। इरिगेशन क्या होता है? मेरे को पूछ दिया आपसे, है ना, कि इरिगेशन क्या होता है, तो क्या बोलोगे? इरिगेशन मतलब इरिगेशन एक ऐसा प्रोसेस है ना, जिससे जो प्लांट है उसको वाटर को सप्लाई किया जाता है। यानी कि द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग है ना वाटर टू द मेन क्रॉप। जो मेन क्रॉप है उसको पानी को सप्लाई करना इरिगेशन कहलाता है। ये तो समझ में आया इरिगेशन क्या है ना। इरिगेशन का जो सिस्टम है हमारे देश में, चाहे तो फिर अभी तक जो साइंटिफिक तरीके से डेवलप किया गया है, वो पहला तरीका उसमें से है ना, क्या क्या? पहला कैनाल। क्या? कैनाल बना करके। कैनाल क्या होता है? तो क्या बोलेंगे? कैनाल मतलब है ना नदी पानी बह रही है ना, उसके मुहाने को काट करके, मुहाने से एक नया दूसरे मोड़ के तरफ, दूसरे की तरफ पानी ले जाया जाता है, उसको रिजर्वर में स्टोर किया जाता है, या तो फिर वहां से पानी मेन प्लांट में सप्लाई किया जाता है। कैनाल कहलाता है। और क्या तरीका है? दूसरा तरीका और हो सकता है ना, वो जो पहले हम जब इतना छोटे थे ना तो मेरे घर की तरफ जो है बहुत चलता था लाठ कोड़ी। अब ये उसको बोलते हैं इंग्लिश में डेकली बोलते हैं। अब होता क्या है ये, तो क्या होता है, एक तरफ रहता है लोड लगा हुआ रहता है और एक तरफ रहता है ऐसे चलते रहता है, और उसमें रस्सी लगा रहता है, कुआं के अंदर जाता है, उस बड़ा सा बाल्टी में पानी भर के ऊपर ले आता है और मेन क्रॉप में सप्लाई किया जाता है। वो भी तरीका हो सकता है। और भी तरीके हैं। पहले और दूसरा क्या तरीका हो सकता है ना, स्प्रिंकलर सिस्टम। क्या? स्प्रिंकलर सिस्टम मतलब फुहारे की मदद से जो है ना पानी में वाटर को, पानी मतलब कि फसल में वाटर को सप्लाई किया जाता है। कैसे होता है? एक बहुत बड़ा मेन पाइप लगा रहता है ना, और उस पाइप में जगह जगह पर तरीके से पाइप के थ्रू है ना नोजल लगे हुए होते हैं। उसमें हाई प्रेशर जब पानी जाता है तो जो नोजल है उसके मदद से है ना फसल में जो प्लांट है ना उस तक पानी पहुंचता है। अब स्प्रिंकलर सिस्टम समझ में आ गया आपको, है ना। अब एक और मॉडर्न मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम ऑफ इरिगेशन। तो ड्रिप सिस्टम ऑफ इरिगेशन क्या होता है? तो बोलेंगे ना कि इरिगेशन का ऐसा मेथड है जिससे जो मेन प्लांट होता है उसको पानी जो है ना सो उसके रूट तक, उसके रूट में सप्लाई किया जाता है डायरेक्टली। यानी कि द प्रोसेस ऑफ है ना सप्लाइंग वाटर टू द मेन क्रॉप है ना इन इट्स रूट, मतलब उसके रूट में जो है ना सो पानी को सीधा सप्लाई किया जाता है। इसके पीछे लॉजिक ये है, वो मेथड वहां पे लगाते हैं जहां पर पानी बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल हो, ताकि जितना प्लांट को आवश्यकता पानी है, पानी की जितना आवश्यकता है उतना ही पानी दें, और जब जरूरी है तभी उसको सप्लाई करें। यानी कि इरिगेशन का ऐसा मेथड जिसमें मेन प्लांट के है ना रूट तक
पानी को पहुंचाया जाता है, डायरेक्टली पहुंचाया जाता है पाइप की मदद से, है ना। उसको क्या बोलते हैं? ड्रिप सिस्टम। एक्चुअली होता क्या है ना कि एक मेन पाइप होता है और उस पाइप से, है ना, बहुत सारा पाइप का नेटवर्क होता है, और वो बहुत सारा पाइप जो होता है ना, तो लाइन बाय लाइन जो है ना, हर मेन प्लांट के रूट तक वो जो वहां पर छेद होता है, मेन प्लांट जहां पर वहां छेद होता है, और इस तरीके से जितना भी मेन प्लांट है, एक बार बटन को ऑन किया जाएगा तो जितना भी मेन प्लांट है वहां तक, उसके रूट तक पानी पहुंच जाता है। ये तो था इरिगेशन के बारे में। अब यदि क्रॉपिंग पैटर्न का बात करें तो क्या होता है ये क्रॉपिंग पैटर्न? क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है? तो क्रॉपिंग पैटर्न मतलब होता है मेरे भाई, है ना, कि एक ऐसा मॉडल, एक ऐसा मेथड, है ना, जिससे प्लांट का जो पैदावार है ना, उसको सेम पीस ऑफ लैंड से बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ जो फसल का डैमेज होने का, फसल का फेलियर होने का जो रिस्क है, उसको कम किया जा सकता है। डिजीज जो प्लांट में हो जाता है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ किया जा सकता है किससे? क्रॉपिंग पैटर्न की मदद से। ठीक है, तो क्रॉपिंग पैटर्न में, है ना, सबसे पहला पैटर्न आपको बताते हैं क्या? मिक्स्ड क्रॉपिंग। क्या बताते हैं? मिक्स्ड क्रॉपिंग। और ये मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है? बोलेंगे मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है ना, कि क्रॉपिंग पैटर्न का ऐसा मेथड है जिसमें दो या फिर दो से अधिक सुटेबल सीड्स को मिक्स करके सेम पीस ऑफ लैंड में लगाया जाता है। जैसे कि मैंने देखा है कि मक्का को और सरसों को मिला करके लगाया जाता है, ताकि जो किसान है ना, उसको सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यदि मक्का का फसल नहीं हुआ तो सरसों का फसल तो हो जाता है, यदि सरसों का जल्दी से फसल नहीं हुआ तो मक्का का फसल होगा, दोनों में किसी एक का तो फसल होगा, फसल अच्छे से होगा। तो जिसकी वजह से मेन का एडवांटेज ये है कि फसल का जो फेलियर है, उसका जो रिस्क है ना, वो किसान को ज्यादा सहना नहीं पड़ता है। तो ये था मिक्स क्रॉपिंग। अब चलते हैं आगे, और मिक्स क्रॉपिंग क्या हो सकता है? जैसे मैंने देखा है कि गेहूं के साथ जो है ना, तो मटर भी मिलाकर के लगाया जाता है ना, और दोनों का पैदावार अच्छा मात्रा में होता है। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि एक जो फसल होता है ना, उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, वो दूसरे के लिए जो है ना तो यूजफुल होता है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। किसके लिए? मिक्स क्रॉपिंग। अब दूसरा पैटर्न है इंटरक्रॉपिंग। क्या है? इंटरक्रॉपिंग। और ये इंटरक्रॉपिंग होता क्या है? इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? बोलेंगे कि क्रॉपिंग पैटर्न का ऐसा मेथड है जिसमें क्रॉप को लाइन बाय लाइन लगाया जाता है, लाइन बाय लाइन लगाया जाता है सेम पीस ऑफ लैंड में, ताकि वो सेम पीस ऑफ लैंड से ज्यादा प्रोडक्शन पाए और अलग अलग तरह का फसल का एक ही बार प्रोडक्शन कर ले, जिससे उसको ज्यादा प्रॉफिट हो, जिससे उसको अलग अलग फसल जब एक ही बार उत्पादन कर लेगा तो अलग अलग फसल को बेच सकता है ना। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जब अलग अलग फसल को एक ही बार में उगा लिया तो उसको जो बेचेगा तो उसको प्रॉफिट होने का भी संभावना ज्यादा है। तो मेन मकसद है इसका प्रॉफिट अर्निंग करने का। ठीक है, और तीसरा क्रॉप रोटेशन। क्या? क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन बोलेंगे कि सेम पीस ऑफ लैंड में जब एक ही फसल को बार बार लगाया जाता है तो वहां पर उस फसल के लिए जो न्यूट्रिएंट वो लेता है वो इतना ज्यादा कंज्यूम कर लेता है कि वहां पर न्यूट्रिएंट नहीं बचता है, कम मात्रा हो जाता है, वहां पर उस न्यूट्रिएंट का डिफिशिएंट हो जाता है, कमी हो जाता है, जिसके वजह से उस न्यूट्रिएंट के वजह से जो होने वाला बीमारी है वो उस पौधा का, उस क्रॉप को होने की संभावना ज्यादा है। एक ही फसल को यदि बार बार वहीं पर लगाते रहेंगे तो वहां पर फसल, उस फसल का जो न्यूट्रिएंट है वो कमी हो जाएगा, जिससे वो बीमारी हो सकता है जो उस न्यूट्रिएंट के वजह से होता है। तो क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि एक साल में है ना,
एक बार जहां पर फसल लगाएं वहां पर उसको दूसरा फसल को लगाना है। जैसे कि एक फसल है, एक खेत है, अभी उसमें लगाएं, मान लीजिए कि मक्का लगाएं, है ना, तो उसको मक्का को कोड़ करके हटा करके फिर वहां पर आलू लगाइए, फिर वहां पर दूसरा फसल लगाइए। तो ताकि क्या हो, एक ही जगह पर एक ही पीस ऑफ लैंड में, है ना, बार बार एक ही फसल को लगाएंगे तो फिर न्यूट्रिएंट में कमी हो जाएगा, जिससे वो बीमारी हो सकता है। ये था क्रॉप रोटेशन। क्या होता है ये क्रॉप रोटेशन? भाई एक चीज मैं आपको बताया समझाता हूं, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अभी पढ़ाया मैंने, है ना, तो लेकिन एक बात समझ लो कि न्यूट्रिएंट आखिर आता कहां से है? न्यूट्रिएंट आखिर आता कहां से है? न्यूट्रिएंट आता है ना, या तो मैन्यूर से या फर्टिलाइजर से। तो समझते हैं कि क्या होता है फर्टिलाइजर क्या होता है, मैन्यूर क्या होता है। सिर्फ फर्टिलाइजर से और मैन्यूर से न्यूट्रिएंट नहीं आता है मेरे भाई, एयर से भी न्यूट्रिएंट आता है, वाटर से भी न्यूट्रिएंट आता है, और फिर सॉइल से भी न्यूट्रिएंट आता है ना, एलिमेंट बहुत सारा, ठीक है। तो फसल के लिए, है ना, जो मैन्यूर है, फर्टिलाइजर है, वो भी न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का काम करता है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले फर्टिलाइजर मैन्यूर के बारे में, फिर समझते हैं फर्टिलाइजर के बारे में। क्या होता है मैन्यूर? मैन्यूर क्या होता है? तो बोलेंगे कि वो सब्सटेंस होता है ना, ये तो बोलेंगे वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो प्लांट को, है ना, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। या तो फिर ऐसे बोल सकते हैं, है ना, कि मैन्यूर क्या है ना, कैसे बनता है मैन्यूर? तो बोलेंगे जितना भी प्लांट है ना, एनिमल्स है ना, या फिर जो मरे हुए सड़े हुए चीज है ना, पदार्थ है, उससे बनता है मैन्यूर। या तो सिंपली बोल सकते प्लांट और जो एनिमल है उसके एक्सक्रिएटर यानी कि वेस्ट मटेरियल से, है ना, बनता है मैन्यूर। और ये क्या करता है, प्लांट को, है ना, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। और जो मैन्यूर है उसको नेचुरल फर्टिलाइजर भी कहा जाता है। तो मैन्यूर भाई, है ना, इसको क्या इससे फायदा है? फायदा यही है ना, कि प्लांट को, है ना, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। और फिर दूसरा फायदा ये भी है ना, कि जो मिट्टी का बनावट है ना, उसको मेंटेन रखता है ना, उसको बिगड़ने नहीं देता है। तीसरी बात, है ना, इसमें ये बात है, खास बात ये है ना, कि मैन्यूर जो है ना, मैन्यूर वो उसमें ह्यूमस प्रेजेंट होता है। क्या होता है? ह्यूमस प्रेजेंट होता है ना। और ये ह्यूमस क्या होता है ना, डार्क कलर के मटेरियल होता है ना, जो कि प्लांट को न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। ठीक है, तो ये था क्या मैन्यूर के बारे में। मैन्यूर का डिसएडवांटेज ये है कि मैन्यूर जो है ना, सो उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं कर पाता है जितना कि प्लांट को ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, ज्यादा पैदावार होने के लिए आवश्यक है। तो मैन्यूर जो है ना, सो अलग अलग टाइप का होता है ना, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात, है ना, FYM, फार्म, है ना, यार्ड मैन्यूर, फार्म यार्ड मैन्यूर। और FYM क्या होता है? तो बोलेंगे वो मैन्यूर, है ना, जो फार्म से, फार्म मतलब जैसे कि मुर्गे का पालन हो रहा है ना, तो उस फार्म से जो, है ना, वेस्ट मटेरियल होगा, है ना, उस जो मुर्गे का जो वेस्ट मटेरियल होगा, है ना, उससे जो मैन्यूर बनता है वो कहलाता है FYM, फार्म यार्ड मैन्यूर। सिर्फ इसी से नहीं, है ना, बोलेंगे जितना भी फार्म है ना, जिसमें ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है, पाला जाता है ना, उससे मैन्यूर बनाया जाता है, उसको बोलते हैं फार्म यार्ड मैन्यूर। अब दूसरा मैन्यूर है ना, कंपोस्ट। क्या है? कंपोस्ट। और ये कंपोस्ट क्या होता है? तो बोलेंगे ना कि जो प्लांट है और एनिमल है उसके वेस्ट को पहले जमा किया जाता है ना, जमा करने के बाद उसमें क्या होता है ना, वो उससे जो
मैक्रोऑर्गेनिज्म है वो एरोबिकली, है ना, एयर के प्रेजेंट में, एनारोबिकली एयर के एब्सेंट में रेस्पिरेशन करता है ना, और जिसके वजह से वो कुछ समय के बाद, है ना, महीनों, 2 महीनों, 3 महीने के बाद, है ना, वो मैन्यूर में कन्वर्ट हो जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं कंपोस्ट। क्या बोलते हैं? कंपोस्ट। और एक बार वो मैन्यूर में डेवलप हो गया, कन्वर्ट हो गया, फिर उसको हम लोग उठा करके, है ना, फील्ड में डाल देते हैं, खेत में डाल देते हैं, है ना, उसका मैन्यूर का काम करता है, उसके पैदावार को बढ़ाता है। और एक होता है ना, ग्रीन मैन्यूर। क्या होता है? ग्रीन मैन्यूर। अब ये ग्रीन मैन्यूर क्या होता है? तो बोलेंगे, है ना, कि कुछ कुछ ऐसा हरा हरा प्लांट होता है ना, जिसको लगाया जाता है या तो फिर वो ग्रो हो जाता है। जब उसको क्या दिया जाता है, उसके ऊपर हल चला दिया जाता है ना, तो वो जो है ना, जो ग्रीन प्लांट्स वगैरह होते हैं वो मिट्टी में दब जाते हैं, और मिट्टी में दबने के बाद वो मैन्यूर बन जाता है ना, और मैन्यूर बनता है, क्या हो जाता है? मैन्यूर बन जाता है। उसको हम बोलते हैं ग्रीन मैन्यूर। क्या बोलते हैं? ग्रीन मैन्यूर। और वो जो है ना, सो बहुत हेल्पफुल होता है ना, मिट्टी में एरेशन होने के लिए, क्योंकि अंदर दब गया है ना, तो मिट्टी को जो है ना, सो क्या बना देता है? पूरक बना देता है, छिद्र युक्त बना देता है ना, न्यूट्रिएंट तो सप्लाई करता ही है। ये तो था मैन्यूर के बारे में। अब लास्ट समझ लेते हैं क्या होता है फर्टिलाइजर। क्या होता है? फर्टिलाइजर। तो मेरे भाई, फर्टिलाइजर बोलेंगे क्या होता है? वो केमिकल सब्सटेंस होता है, वो कंपाउंड होता है जो कि प्लांट को, है ना, ज्यादा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है जो उसको आवश्यक है, उसके प्रोडक्शन के लिए, है ना, उस क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए, है ना, जरूरी है। खास बात ये है, ये जो है ना, 80 तरह का न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। एक न्यूट्रिएंट सप्लाई कर सकता है या फिर एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट को सप्लाई कर सकता है। अब जो मैन्यूर है ना, उसका अलग अलग टाइप है। पहला टाइप बोलते हैं, है ना, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। बोलेंगे वो फर्टिलाइजर, है ना, जिसमें वो नाइट्रोजन क्या करेगा? सप्लाई करेगा प्लांट को। क्या करता है? नाइट्रोजन सप्लाई करता है। जैसे कि अमोनिया हो गया। क्या होता है? अमोनियम, CONH2 का होल 2। ये यूरिया, क्या? यूरिया, CONH2 का, है ना, होल 2। ये हो गया, है ना, आपका नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। अब एक तो होता है ना, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर क्या करता है ना, वो क्या करता है? जैसे कि सिंगल फॉस्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट, इसका एग्जांपल हो गया, है ना, या फिर ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, ये भी इसका एग्जांपल है। एक होता है पोटैसिक फर्टिलाइजर। क्या होता है? पोटैसिक फर्टिलाइजर। और ये फर्टिलाइजर क्या करता है? पोटासियम सप्लाई करता है, जैसे कि पोटासियम नाइट्रेट, है ना, ये सब कुछ एग्जांपल है। अब एक और फर्टिलाइजर होता है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। और ये कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है ना, वो दो से ज्यादा न्यूट्रिएंट को सप्लाई करता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है जिसको बोलते हैं हम लोग बायो फर्टिलाइजर। क्या बोलते हैं? बायो फर्टिलाइजर। और बायो फर्टिलाइजर क्या होता है? जैसे कि बोले ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, उसको ब्लू ग्रीन एल्गी में एक होता है एनाबीना और एक नॉस्टॉक। वो जो है ना, तो क्या होता है कि जो प्लांट है उसके रूट में पाया जाता है, और उसको, है ना, जो नाइट्रोजन सप्लाई करता है, नाइट्रोजन देता है, और वो एक तरह का न्यूट्रिएंट है। ठीक है ना? बायो फर्टिलाइजर ये कहलाता है। और ये मेनली जो बायो फर्टिलाइजर होता है ना, वो लेग्यूमिनस प्लांट के जो दलहन वाला पौधा है ना, क्रॉप है, उसके रूट के नूडल्स में पाया जाता है। रूट में, है ना, जो छोटा छोटा गांठ बना हुआ होता है, उसमें पाया जाता है क्या? बायो फर्टिलाइजर। ठीक है? प्लांट को, है ना, न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। और एक होता है तीसरा, लास्ट, माइक्रोराइजर। क्या होता है? माइक्रो, है ना, राइजर। और ये माइक्रोराइजर क्या होता है ना, हायर प्लांट, जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, है ना, उसके रूट में पाया जाता है और उसको न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। तो पूरा का पूरा
कंप्लीट होता है ना। अब हम लोग चलते हैं दूसरा टाइप करेंगे, मतलब है ना क्रॉप वैरायटी मैनेजमेंट। क्रॉप वैरायटी मैनेजमेंट ये क्या होता है, तो इसके बारे में समझते हैं। क्रॉप वैरायटी मैनेजमेंट क्या होता है? ये क्रॉप वैरायटी मैनेजमेंट भाई बोलेंगे कि फसल को पैदावार को बढ़ाने के लिए हम लोग को ऐसा सीड को चुनना होता है ना, जिसमें बीमारी भी कम लगे और फिर उसको पानी का भी मात्रा कम लगे, है ना, और फिर फसल का भी उत्पादन ज्यादा हो, है ना। ऐसा सीड का ध्यान में रखते हैं, है ना, जो कि हेल्दी हो। और वो किया जाता है साइंटिफिकली। कैसे किया जाता है? हाइब्रिडाइजेशन की मदद से। तो आइए समझाते हैं आपको, है ना, कि क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मेरे भाई, है ना, कि मान लीजिए कि दो सीड है। क्या है? दो सीड है, एक ये सीड है, एक ये सीड है। इसमें गुण ऐसा है ना, कि इसमें बीमारी नहीं होता है। नो डिजीज मतलब बीमारी होने की संभावना कम है। और ये सीड ऐसा है जिससे प्रोडक्शन ज्यादा होता है, हाई प्रोडक्शन। तो इसमें क्या होगा? बहुत सारा जीन होगा। तो इसमें जो है ना, सो साइंटिस्ट तो पहले देखता है कौन सा ऐसा गुण है जिसकी वजह से बीमारी नहीं हो रहा है। तो ये वाला जो जीन होता है उसको निकाल लिया और हाई प्रोडक्शन वाला सीड लिया, है ना, जिसमें देखता है कि बहुत सारा जीन होता है उसके अंदर। तो वो जीन को देखता है जिसकी वजह से हाई प्रोडक्शन हो रहा है, उसको निकाल लिया और एक ऐसा सीड तैयार करता है ना, जिसमें नो डिजीज वाला जो जीन है उसको भी डालता है और हाई प्रोडक्शन वाला जो गुण है उसको भी डालता है। तो एक फाइनली ऐसा सीड बन जाता है ना, जिसमें बीमारी भी नहीं होता है, नो डिजीज भी होता है और फिर साथ ही साथ हाई प्रोडक्शन भी होता है, हाई प्रोडक्शन भी होता है। ठीक है ना। उस तरह को सीड को हम लोग बोलते हैं, है ना, क्या? हाइब्रिड सीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड सीड। और इस तरह का सीड को बनाने का जो प्रोसेस होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन। तो बात यह है ना, कि हम लोग को फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए हम लोग हाइब्रिड सीड को लगाते हैं। सीड का सिलेक्शन तरीके से करते हैं, सिलेक्शन तो करते हैं और सही समय पे लगाते हैं, है ना। ये बात भी ध्यान में रखना होता है ना। क्रॉप वैरायटी मैनेजमेंट में अलग अलग तरह का, है ना, सीड, किस तरह का सीड है ना, उसको कैसे हम लोग क्या करते हैं? चुनते हैं। जैसे मान लीजिए ना कि हम लोग घर में ही कोई सीड है ना, उसको कैसे सीड को हम लोग क्या करेंगे? प्रिजर्व करेंगे कि वो अगले साल उस सीड को लगाएं, है ना, तो काम करें। ये हम लोग करते हैं क्या? क्रॉप वैरायटी मैनेजमेंट। तो इसके बारे में जानकारी कभी और अच्छे से डिटेल में, है ना, चलते हैं आगे और समझते हैं। लास्ट मेथड जो कि क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही जरूरी है, मतलब कि फसल के पैदावार को बढ़ाने के लिए जरूरी है, और ये है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। और क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि यदि हम लोग चाहते हैं कि उस फसल से ज्यादा पैदावार हो, तो उसमें बीमारी यदि लग गया है तो बीमारी को कैसे खत्म करें, या तो फिर उसमें बीमारी लगे ही ना, इसके लिए क्या जरूरी है, क्या करें। तो मेरे भाई, है ना, कि बीमारी जो है ना, तो जो फसल में अलग अलग टाइम में लग सकता है। पहली बात, जब वो छोटा होगा तो उसमें लग सकता है, जब उसका फ्लावरिंग स्टेज आएगा उसमें बीमारी लग सकता है, जब फ्रूटिंग स्टेज आएगा तब बीमारी लग सकता है। तो उस समय अलग अलग तरह का, है ना, जो केमिकल्स होता है, पेस्टिसाइड्स होते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो जो फसल है, वो जो क्रॉप है, वो हेल्दी रहे। जब हेल्दी क्रॉप रहेगा तो फसल भी ज्यादा होगा, है ना, और प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। प्रोडक्शन ज्यादा होगा, है ना, मेरा काम हो गया। तो ये सारी बात है।
और क्रॉप प्रोटेक्शन करने के लिए मान लो क्रॉप प्रोटेक्शन कर लीजिए, प्रोटेक्ट कर लीजिए, ज्यादा प्रोडक्शन हो भी गया, घर ले भी आए, अब उसके बाद स्टोर करने में भी दिक्कत है, स्टोर कर नहीं कर पाएंगे, है ना, तो फिर प्रोडक्शन किस काम का, जब उसको स्टोर ही नहीं कर पाए अच्छे से, तो ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं, है ना। तुरंत फसल को उत्पादन करके लाए, यदि अच्छे से स्टोर नहीं किए बर्बाद हो जाएगा। तो फिर स्टोर करना भी बहुत जरूरी है। कैसे स्टोर करते हैं, तो उसको जो है ना, तो पहले क्या करते हैं, उसको ड्राई करते हैं। क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, सुखाते हैं। अब ये सुखाने से क्या फायदा है, तो सुखाने से फायदा ये है ना, कि उसमें जितना भी वाटर का कंटेंट रहेगा ना, वो कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, जिसके वजह से जब उसको गनी बैग में डालेंगे, है ना, तो फिर वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आने का संभावना कम हो जाता है, ना के बराबर आ जाता है। क्योंकि जब उसको डालते हैं, रख देते हैं, है ना, तो यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे आ गया, है ना, तो क्या कर देगा, रेस्पिरेशन करेगा, बहुत हीट हो जाएगा, बहुत हीट हो जाएगा, फिर उसको और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ जाएगा, है ना, वार्म की वजह से, है ना, और फिर वो जो पूरा बोरा है ना, पूरा जो उस ग्रेन जो उसमें है वो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग करने के बाद उसको जो है ना क्लीनिंग करते हैं, क्या करते हैं, साफ करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा चीज है ना, भूसा है ना, छोटा छोटा कंकड़ पत्थर है, उसको हटाते हैं, निकाल देते हैं, है ना, सीधी करके चलनी के मदद से, हाथ से चुन करके, हैंड पिकिंग के मदद से, अलग अलग तरीका हो सकता है। उसके बाद फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, है ना, तीसरा स्टेप में, है ना, कि गनी बैग जो बड़ा बड़ा बोरा होता है उसमें पैक करते हैं। क्या करते हैं, पैक करते हैं, है ना, ठीक है ना। पैक करने के बाद फिर उसको, है ना, जो स्टोर रूम होता है ना, स्टोर रूम करने का मतलब है कि स्टोर, ठीक है ना, जहां पर जो क्रॉप है, जो ग्रेन्स है, उसको रखा जाता है, केयर किया जाता है। घर में रखेंगे तो फिर हो सकता है डिजीज लग जाए, है ना, तो वहां पर कर सकते हैं। वहां पर क्या किया जाता है, वहां पर पहले, है ना, पेस्टिसाइड डाल करके, है ना, जो